अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर जो है सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आज बताया कि अभी सिर्फ तहकीकात हो रही हैं और ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। इससे पहले दरख्वास्त गुजारों के वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो गुज़िश्ता रोज़ अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी एक की, उन्होंने उसमें जो है वो बताया कि 102 लोगों का जो है वो ट्रायल शुरू हो रहा है। ताहम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को कबूल कर लिया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ये स्टांस लिया इस सारे मामले के अंदर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी जो है वो ट्रायल शुरू नहीं हुआ। कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की यकीनदहानी को कबूल करते हुए, जिसमें जो बातें अब हो रही हैं, अभी जो अदालत के अंदर आज जो रिमार्क्स दिए गए उसमें जो है वो मामलात किस तरफ जाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि तमाम का तमाम दारोमदार और इन्हिसार इस वक्त अदालत के ऊपर ही है कि अदालत कैसे जो है वो इस मामले को लेती है। क्योंकि एक तरफ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सबूत और शवाहिद ऐसे हैं, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो केसेस चलने हैं वो कहते हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल चुके हैं, और ख़ुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अंदर से जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल से लेके मेजर जनरल ब्रिगेडियर लेवल तक जो है उन्होंने, और फिर फैमिलीज़ रिटायर्ड अफसरान की, उनको अकाउंटेबल बनाया हुआ है। सो वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन के साथ कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसे सबूत और शवाहिद हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये ट्रायल जो है वो होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ये देखना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दुबई में मियाँ साहब मौजूद हैं, अहम सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद हुकूमती इत्तेहाद जो है उसमें मौजूद जो जमातें हैं उनके दरमियान कुछ क्रैक्स, कुछ इशूज़ पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अपेरेंटली अब हिकमत अमली ये दिख रही है कि इलेक्शन में किस तरह जाएँ, किस तरह का इलेक्शन हो, इंटरिम सेटअप क्या हो, इन तमाम मामलात पर बात होती अब हमें दिखाई दे रही है। 9 मई के वाक़यात के नतीजे में जो एक बड़ा हरीफ नॉकआउट होता नज़र आ रहा है वो तहरीक इंसाफ है, जिसके नतीजे में जो एक स्पेस क्रिएट हुई है उसके ऊपर भी यकीनन वहाँ पर बात हो रही होगी। कुछ और अहम मामलात हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग साथ बैठे हैं, मुस्तकबिल की सियासी टाइमलाइन पर दोनों जमातों की क्या राय है इस पर भी हम बात करेंगे, और कुछ और अहम मामलात पर भी बात करेंगे आने वाले, क्योंकि ईद के बाद मंजरनामा बड़ा मुख्तलिफ होगा। ये कुर्बानी गुजरेगी, उसके बाद कुछ और कुर्बानियाँ शुरू होंगी, और फिर इंतखाबी बिगल बचेगा, दंगल जो है वो सजेगा। तो इन तमाम मामलात पर भी बात करनी है। मियाँ साहब लंदन में जब थे तो उनसे मुलाकात की साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब की मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई है, ख़ुद उनकी क्या पोजीशन है, राज़ी हैं, और बहुत सारे अहम मामलात हमने डिस्कस करने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं शुक्रगुजार हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब्बासी साहब, आप सबसे पहले मैं ज़रा आपसे इंग्लैंड यात्रा के बारे में पूछ लूँ, कैसी रही आपकी मुलाकात? नहीं, मैं यूरोप गया था अपने ज़ाती काम से, तो जो मैं वहाँ था तो मियाँ साहब से मैंने रब्ता किया। मैं कहा जी, उन्होंने कहा ठीक है मुलाकात हम करते हैं। मुलाकात हुई, मुल्की इक़्तिसादी, सियासी, हुकूमती, इलेक्शन, ये सब डिस्कस हुआ, ठीक है, जो कि सियासत का मामूल होता है। कोई नाराज़गियाँ नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, यहाँ मीडिया ने पूरा सर्कस लगा दिया। आपकी कोई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? तहफ़्फ़ुज़ात सियासत में होते ही नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं होती। तो आपने इतनी अर्जेंसी में फिर मियाँ साहब से क्यों मुलाकात की? आप दुबई गया हुआ था? नहीं, दुबई का मुझे इल्म नहीं था, मैं वहाँ फ्रांस में गया हुआ था, तो मैंने उनको रब्ता किया। जब भी मैं जाता हूँ मैं उनको रब्ता करता हूँ और मुलाकात हो जाती है। मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने में ये तीसरी मुलाकात है। इस तीसरी मुलाकात में थोड़ा सा हालात हमें मुख्तलिफ लगे ना, क्योंकि मिफ्ता साहब ने भी पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, और मिफ्ता साहब ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। पार्टी में है भी? जी, पार्टी में जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो हैं। पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों? बस उनका ख्याल था कि बहुत ही स्पेकुलेशन हो रही थी कि पार्टी खुश नहीं है उनके, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये आपकी चॉइस होती है, पार्टी का ओहदा रखें या ना रखें। मैंने भी जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया था, मेरा कभी पार्टी का ओहदा नहीं रहा। 2019 में पार्टी ने दिया था, तो मैंने जो काम किया कर सका, फिर इत्तलात है कि आप उस वक्त भी ओहदा लेना नहीं चाहते थे लेकिन आपको दिया गया।
जी उस वक्त नहीं, वो ज़रूरत थी, पार्टी ने समझा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ये उस वक्त कह दिया था कि जब भी कोई तब्दीली आएगी लीडरशिप में, एक जनरेशनल चेंज आएगी, तो मैं इस ओहदे पर नहीं रह सकता। वरना मैं उससे पिछले भी 30 साल पहले भी पार्टी में था और मेरे पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं रहा। तो वो ट्रांजिशन आ गई, वो फेज तो आ गया, फिर नई जनरेशन सामने आ गई। जी बिल्कुल, जब वो आए तो मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि उनको स्पेस मिल सके, वो काम कर सकें। तो आपके तजुर्बे का क्या बनेगा फिर? तजर्बा मौजूद है, मैं आम एमएनए इस वक्त हूँ जमात के अंदर, ना कोई सरकारी ओहदा है ना पार्टी का ओहदा है, तो जो भी राजन साहब कभी भी मशवरा कर लेते हैं, जो मेरी नॉलेज है उनको बता देता हूँ। सर मगर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो तो सरकारी, वो तो सियासी ओहदा नहीं था, आपने उससे भी इस्तीफा दे दिया? जी वो उस पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, मामले थे, तो मैंने कहा मैं इन चीज़ों में फिर नहीं सपोर्ट कर सकता। LNG पे तो आपकी कोई इख्तलाफात नहीं? नहीं LNG नहीं, बहुत से इशूज़ हैं मेरी मालूमात के मुताबिक LNG पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, वो जो LNG का मायदा है मैंने उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार प्राइवेटली कर दिया था। तो बहरहाल वो जब एक ECC फैसला करती है, सबका फैसला होता है, तो बहरहाल मैं अब ज़रा अपने समझने के लिए, क्योंकि आप वज़ारत पेट्रोलियम को भी देख चुके हैं, आप वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आपके ख़्याल में उसमें बड़ा मसला क्या हो सकता है? वैसे मैं अपने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बात, क्योंकि आपने उसको नैब भी भुगती है, LNG के मसाइल को भी डील किया, बिकॉज उस वक्त हमारे मुल्क में बड़ी शॉर्टेज थी गैस की, एनर्जी का बड़ा क्राइसिस था। क्या इशू है वैसे उसके अंदर? नहीं, मुझे वो समझ नहीं आया कि मायदा है क्या, इसका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, मेरी समझ से बाहर है। तो मैं कम से कम मैंने सब देखा है। हमारे मसाइल का वो हाल नहीं है, मैं बदकिस्मती, बस में राय होती है, एक राय है, तो मैंने कहा मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह क्या है कि पिछली डील बहुत अच्छी थी, या फिर आप समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होना इस वजह से? ये देखिए, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहते हैं, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल वो हुकूमत है, हुकूमत की राय है, वो उससे कोई फ़ायदा हासिल होगा तो अच्छी बात है। तो आपकी जो मुलाकात हुई है लंदन में मियाँ साहब के साथ, अब मियाँ साहब तो खैर दुबई आ गए, आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें आपका बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, आपका फोकस ज़्यादा क्या था? मैं आपकी बात कर लेता हूँ। नहीं, डिस्कशन होती है, देखिए मुलाकात होती है, एक 35 साल का साथ है, दोस्ती है, डिस्कशन होती है, हर बात पर डिस्कशन होती है, मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ, अपनी राय का इजहार कर देते हैं, तो यही एक डायलॉग होता है जो सियासत में चलता है। सर मैं बड़ी इसके ऊपर हमने तो बड़ा इस पर अपने तज्ज़िये तबसरे कर लिए, राय दे दी, लेकिन ये जो आप बात करें ना इतने साल की रफ़ाकत, ताल्लुक़, एक बहुत अरसे का, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ 99 में जब इमरजेंसी और मार्शल लॉ से लेके अभी तक का जो आपका सफ़र है, उसमें कई उतार चढ़ाव आपने सियासत के अंदर पार्टी के साथ, पार्टी के मामलात में देखें। एक शाहिद साहब की शाहिद खाकान अब्बासी की हैसियत में नहीं, मैं किसी भी एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए समझना चाहता हूँ कि जो 99 की मार्शल लॉ इमरजेंसी की जेलों से लेके आज तक यहाँ पहुँचे, और अगर वो इख्तिलाफ राय करे कोई भी पार्टी का वर्कर या सियासी लीडर, और आगे से ये जवाब मिले कि जो पार्टी के नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ करते हैं वो फिर चले जाएं, छोड़ दें, हाउ डज इट फील? देखिए, इसमें दो बातें हैं। ये सवाल किसी और ने भी किया था, जब एक मामला पर बहस हो रही हो, पार्टी के अंदर बहस हो रही हो, एक पॉलिसी है, एक सियासी मामला है, एक फ़ैसला है, उसमें अगर आपकी राय मुख्तलिफ है, आप उसका इजहार ना करें, ये आपकी गलती है। आप इजहार करें, जमात उसको बुरा माने या ना माने, ये जमात की गलती है, लेकिन इजहार आपको करना चाहिए। जब आपने इजहार कर दिया, मुशावरत होती है, फ़ैसला हो जाता है, फिर वो आपका फ़ैसला भी है, फिर उसमें दो राय नहीं है। फिर आप ये नहीं कह सकते जी मैंने तो ये कहा था। अगर आप पार्टी में हैं तो फिर आपको उस फैसले को पार्टी में है, आपने इजहार कर दिया, मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह भी आपने ECC की बात की, मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, उसके बाद फैसला हो गया, वो फैसला सबका बन जाता है, अच्छा है या बुरा है, वो फैसला हो गया। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि जी वो मैं तो उसमें शामिल नहीं था, आप उसमें शामिल हैं। जनरल बाजवा साहब को जो पहली एक्सटेंशन मिली, मैं उसके हक़ में नहीं था, मैंने कहा था एक्सटेंशन दे दें, मत कानून को तब्दील मत करें, लेकिन जब फैसला हो गया मेरा भी फैसला बन गया। हालांकि मैं उस दिन वोटिंग में मौजूद नहीं था, मैं जेल में था, लेकिन वो फैसला मैं आज भी अपना फैसला समझता हूँ, क्योंकि मेरी जमात ने उसको सपोर्ट किया, तो फैसला मेरा भी बन गया। तो ये फ़र्क है, अगर आप जमात के अंदर रहकर सपोर्ट उसको अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है।
जब जमात ने एक फैसला कर दिया फिर आप उससे लाताल्लुकी का इजहार करें तो ये आपकी गलती। कुछ लोग कहते हैं कि दोबारा भी आपने कुछ कोशिश की थी एक्सटेंशन के लिए, इज इट ट्रू? एक्सटेंशन के लिए जी। मैं पहले दिन से एक्सटेंशन का मुखालिफ हूँ और मैं शायद वाहिद आदमी था जिसने एक्सटेंशन की मुखालफत की थी। जब ये बात चली है तो मैंने उसकी मुखालफत की और बड़ी सख्ती से मुखालफत की। शायद साहब आपके अलावा अगर कोई इख्तिलाफ, आपका ज़ाहिर है एक पार्टी के अंदर बड़ा साथ भी है और बड़ी आप टॉप पोजीशंस पे रहे हैं, लेकिन आपके अलावा अगर पार्टी के अंदर अगर किसी को किसी बात से इख्तिलाफ होता है और उसको ये सुनने को मिले कि अगर आपको इख्तिलाफ है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, तो फिर हमारी मुल्क की सियासत कहाँ खड़ी है? नहीं, 30 साल अगर बाद आप भी। बोलने का मौका नहीं देंगे और फैसले कर देंगे तो फिर आपकी गुंजाइश नहीं है ये कहने की कि छोड़ के चला जाए। अगर पार्टी की एक पॉलिसी है, मुशावरत हुई है, फैसला हो गया है, ये मुशावरत नहीं भी हुई, फैसला पार्टी ने कर दिया है, तो फिर उस पॉलिसी की मुखालफत करना ये पार्लिमानी निज़ाम में दुरुस्त नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी एक आमरीत की बात आ जाती है, इसमें ये तासुर गलत कायम होता है, तो इसमें थोड़ी एहतियात हमें करनी चाहिए सबको। ये जो पार्टी सदारत के मामले में शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी, आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे? मैं उस वहाँ मौजूद नहीं था तो मैंने वो सारी तकरीर सुनी नहीं है, लेकिन उसका एक पीस मैंने देखा है कि अगर पॉलिसी से इख्तलाफ करे तो पार्टी में गुंजाइश नहीं है। अब मुझे पता नहीं है, देखें इक़्तिसादी पॉलिसी है, उस पर बहुत सी राय हो सकती हैं। हुकूमत एक तरह से काम कर रही है, वो हर रोज़मर्रा की बुनियाद पर वो पॉलिसी तब्दील होती है हालात को देख कर। आप तो राय का इजहार कर सकते हैं। अगर ये बात मिफ्ता साहब की है कि पॉलिसी से वो लिख कर भी इख्तलाफ इस हद तक है कि अपनी राय का इजहार कर दिया, वो भी इकॉनमी जानते हैं, अपनी राय का इजहार लिख कर भी कर देते हैं, टीवी प्रोग्राम पे भी कर देते हैं। मैं नहीं समझता हूँ ये पार्टी की किसी पॉलिसी की मुखालफत है, ये अपनी राय का इजहार है और ये मुस्बत इजहार है। मईशत की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग किसकी है, इसाक डार साहब की या मिफ्ता इस्माइल साहब की? देखिए, इसाक डार साहब का ना तजर्बा है, मिफ्ता साहब की ट्रेनिंग है इकॉनमी में, उनकी तजर्बा है। ज़्यादा बेहतर इकॉनमी को समझता कौन? देखिए, बेहतर इकॉनमी में दुनिया में कोई बेहतर नहीं समझता। हर आदमी की अपनी तरीका है उसको हैंडल करने का, हर आगे अपनी राय है। अच्छा तरीका किसका है? अच्छा कोई भी नहीं। अच्छा होता तो फिर एक बंदा ही चला रहा होता पूरी दुनिया की इकॉनमी। आज भी अमेरिका जैसी इकॉनमी में, जापान जैसी इकॉनमी में फाइनेंस मिनिस्टर आता है, अपने तरीके से हैंडल करता है मामला। ये रोज़ जो आप चैलेंजेस आते हैं, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते थे, फिर दोनों के इख्तलाफात इतने एक्सट्रीम क्यों? इख्तलाफात है नहीं। देखें साहब क्या करते नहीं, इख्तलाफ तो आपने बना दिया ना। इस्माइल साहब बड़े मुश्किल फैसले करते रहे प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से, और प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड, वो कहते रहे कि हाँ हमारे कहने पे ही मतलब ये किए इन्होंने फैसले। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो फैसला कर रहे थे, ज़ाहिर है वो खुद भी एक बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, जो फैसले कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी तो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी उनके डिसीजन से। तो वो जब फैसले कर लेते हैं उसके बाद जिम्मेदारी उन पर डाली जाती है कि जी ये तो मिफ्ता साहब के फैसले थे। और अभी भी आपने एक्सटेंशन की बात की, जब ये बात दुरुस्त, देखें ये बात में दुरुस्त नहीं है। जब एक हुकूमत फैसला कर दे, एक वज़ीर ख़जाना फैसला कर दे, वो जमात का फैसला, हुकूमत का फैसला हो गया, अब उन पे तनकीद क्यों हो रही है? उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पार्टी कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आप कर नहीं सकते। तो आप अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम ज़रा भूल जाते हैं इन चीज़ों को। जब आपकी हुकूमत ने एक काम कर दिया, आपको कबूल करना पड़ता है, आप तनकीद करके उससे अलहदा नहीं हो सकते। क्योंकि हमें याद है पहले महीने में डिसीजन नहीं हो पा रहा था IMF के मामले का, और मेरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब चाहते थे कि ये जल्दी हो जाए मसला IMF वाला। वो पेट्रोल वाला मामला था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो जाते हुए सबको तबाह कर गए थे ना, और वो डिसीजन नहीं हो रहा था क्योंकि इलेक्शन की बातें हो रही थी उस वक्त। इलेक्शन दूर की बात थी। एक डिसीजन था कि भाई ये इतना बोझ अवाम पर एकदम कैसे वापस डाला जाए, क्या हुकूमत इसको बर्दाश्त कर सकती है, कोई नया तरीका निकाल सकती है। इस पर बड़ी बहस हुई, 3-4 हफ्ते बहस रही, बहुत से पॉइंट्स ऑफ व्यू थे इस पर। उसका नुकसान होता गया ना, जितना फैसला डिले हुआ, गवर्नमेंट ने जितना डिले किया, सिर्फ एक पेट्रोल की वजह से पूरे मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। जी, हमने तो नहीं किया था ना, हमने उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे कि आपने 150 में पेट्रोल कर दिया, जो कमिटमेंट IMF से थी 60 रुपए की लेवी भी खत्म कर दी, GST भी खत्म कर दिया और फ्रीज कर दिया उसको। ये इसको रिवर्स करना थोड़ा टाइम लगता है, उसमें यह यकीनन बहस लंबी हो गई, इसमें कोई शुबा नहीं है। उस पर आप तनकीद कर सकते हैं कि बहस जल्दी होनी चाहिए थी, जल्दी फैसला होना चाहिए, वो नहीं हुआ। बहरहाल उसका एक नुकसान हुआ है,
क्योंकि तकरीबन $1 अरब के करीब महीने का नुकसान था। तो जो मिफ्ता साहब के फैसलों को आ गया कि ये इन्होंने ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनके फैसले क्या हैं, ये हमारे फैसले नहीं है। जिस तरह भी आपने एक्सटेंशन की बात की, तो एक्सटेंशन तो हो गई, लेकिन उसके बाद मरियम साहिबा ने ये कहा कि हम तो इस गुनाह में शामिल नहीं थे। सो ये फिर फैसले करता कौन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, देखें, आप लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकते। जब आपकी जमात ने सही फैसला किया, गलत किया, आपकी हुकूमत है, आपकी जमात है, उसने फैसला कर दिया है, आपको उसको कबूल करना पड़ेगा, ये चॉइस नहीं है। जब वो फैसला हो रहा था, आपके पास मौका है इजहार राय कर दें, लेकिन जब फैसला हो जाएगा वो सबका फैसला बन जाता है। ये तरीका होता है जमातों का। ये ताजरों को टैक्स नेट में ला रहे थे मिफ्ता साहब, उनको वापस ताजरों को टैक्स नेट से निकालने का फैसला किसका था? ये मुझे अब याद नहीं है, तो बड़ी तनकीद हुई थी कि देखिए वो कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन की बात थी। देखिए ना, अब्बासी साहब फिर टैक्स लगाया है अभी 15 अरब का जाते जाते सागडार साहब ने ईद से पहले। दूसरी बात यह है कि सैलरीड क्लास जो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, उसके ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया गया है, या फिर उनका जो स्लैब है वो एक और नया बना दिया गया है। तो ये तो सैलरीड क्लास तो इस मुल्क में उसकी कमर टूट गई है टैक्स देते देते, और ताजर और बिजनेसमैन यहाँ पर जो है। इसमें मेरी राय ये है कि आप इनकम टैक्स के नेट को बढ़ाएं। ये जो हम ताजिर को टैक्स करने की बात नहीं है, जो आदमी इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे वो ताजिर हो जो भी हो, उसको टैक्स नेट में आना चाहिए। फेयर इनफ। ये प्रोफेशन की बात नहीं आते ना सर, आप करें ना, आपके निजाम मौजूद है। यही पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमी को पॉलिटिकल डिसीजंस ड्राइव कर रहे हैं ना, रैशनल नहीं होता डिसीजन। देखिए, पॉलिटिकल डिसीजन ये नहीं है। आप जो भी इस मुल्क का शहरी है, यहाँ उसकी इनकम है, चाहे सैलरी से है, कारोबार से है, उस पर लाजमी है कि टैक्स दे। अगर वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वो वोट देती है, वो फंड देती है, वो सपोर्ट देती है, वो जब फंसती है तो फिर लीडर्स जो है। नहीं, मैं माजरत से कहूँगा कि हमें थोड़ा इसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी भी इस मुल्क का शहरी है, उसकी जो आमदन है, मैं उसके कारोबार की बात नहीं कर रहा हूँ, कारोबार वो करे, जब वो कारोबार कर लेगा उसके पास एक आमदन आ जाएगी, कारोबारी खर्चात निकाल कर एक आमदन आएगी। वी मिस दैट विंडो। आप समझते हैं मौका जाया? नहीं, विंडो कभी भी, ये कानून है मुल्क का। नहीं सर, ये विंडो नहीं है, मैं ये माजरत से कहता हूँ। अब तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास वो स्पेस नहीं है कि हम उनको टैक्स नेट में ला सके जिनकी आमदन। क्यों नहीं ला सकते? नहीं ला सके ना सर, ये आपके मुल्क का कानून है, नहीं ला सके, बिल्कुल नहीं ला सके। वी मिस दैट। ये आप आज नहीं तो कल होगा। ये ठीक, ये करना पड़ेगा, इसके बगैर आपको गुजारा नहीं है। आप वो मुल्क बन गए जिसकी कुल आमदन जो है वो सूद का खर्चा भी नहीं अदा करती। बिल्कुल सही बात। शायद साहब, मियाँ साहब कब वापस आ रहे? जावेद लतीफ़ साहब जवाब देंगे। आप चाहे मैं भी फोन कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ, मैं इजाजत दे मैं भी पूछ लेता हूँ। मैंने ये सवाल नहीं किया। ये फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब का है कि उनका क्या इलाज हो रहा है, कब उन्होंने इलेक्शन से पहले आ रहे। मैं राय का इजहार कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन से पहले उनको आना चाहिए और वो आएंगे। ये मेरी इसमें, अगर नहीं आए तो पार्टी को नुकसान होगा? यकीनन उनके होने से ज़्यादा बहुत फायदा होगा। और अगर ना आए तो नुकसान होगा? उनकी कमी होगी। नुकसान यकीनन कमी नहीं, नुकसान है तो कमी होगी ना। उनकी ना होने की वजह से काफ़ी पार्टी को कमी महसूस होगी। निगरान वजीर आज़म कोई सहाफ़ी होगा या बिजनेसमैन होगा? निगरान वज़ीर आज़म कोई भी ऐसा शख्स हो जिस पर उंगली ना उठ सके, जिस पर कोई जो किसी कंट्रोवर्सी में मुलव्वस ना हो, ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इलेक्शन उसके मातहत हो रहा होता है। ठीक बात। जैसे पिछली दफ़ा हमने सिलेक्ट किया था एक जिस पर किसी शख्स ने उंगली नहीं उठाई। खुर्शीद शाह साहब लीडर दी अपोजिशन थे, मैं लीडर दी हाउस था। हम बैठे हैं, कुछ नाम थे, हमने डिस्कस किए, 5 मिनट में फैसला हो गया। तो आप कह रहे हैं कोई भी हो, कंट्रोवर्शियल ना हो? कंट्रोवर्शियल ना हो, जो फरीक ना बन जाए, जिस पर कल उंगली ना उठ सके कि ये इलेक्शन में हिस्सेदार था, नहीं था, जिसने खराबी पैदा की है, ये बात। ठीक, तो आप वैसे बन कौन रहा है, खबर क्या है? तो कोई पता नहीं। मैं इस फैसले को बड़ा फैसला नहीं समझता, बड़ा इस हद तक समझता हूँ कि वो शख्स कंट्रोवर्सी ना पैदा करे। अगर वो कंट्रोवर्सी पैदा करेगा फिर आपके इलेक्शन मशकूक हो जाते हैं। ओके, असम्बलियाँ वक्त से कुछ टाइम पहले टूट रही, ये हुकूमत ही फैसला कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का फैसला है, अगर एक दिन भी पहले टूटेगी तो आपको 90 दिन मिल जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए। अगर पूरी टर्म होती तो 60 दिन है, ये आइन कहता है। तो इसलिए अगर ये महसूस हुआ कि वक्त ज़्यादा चाहिए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए, तो आप एक दिन पहले भी असम्बली तोड़ सकते हैं। होने क्या जा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ।
होने अब ये मैं पेशन गोई मैं नहीं करता। नहीं सर, आप आपकी हुकूमत है, मैंने कोई आपको कोई नचूमी के तौर पे बात नहीं कर रहा। मैं आप गवर्नमेंट है आपकी, मियाँ साहब से आप मिल के आए हैं, आपकी पार्टी है, मैं इस बुनियाद के ऊपर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इतना तो आपको पता होगा कि क्या नहीं, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे इसका पता नहीं है, ना ही शायद किसी को इस बात का पता है। ये फैसला उस वक्त के करीब होता है, कल हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। मैं क्या अगर आप ये समझा कि गुंजाइश चाहिए टाइम की, तो आप 30 दिन की गुंजाइश ले सकते हैं आइन के तहत। कल आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? मैं देखी नहीं है, पर मैंने उसके साथ देखे हैं और उसकी जो कंटेंट है मैंने पढ़ा है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो सुनने के बाद, देखने के बाद? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो उन्होंने कहा है वो मिस इंटरप्रेट हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि फ़ौजी अदालतें मौजूद हैं जो दहशत गर्दों 102 दहशत गर्दों के केसेस चला रही हैं, इसका ताल्लुक मई 9 के वाक़यात से नहीं है। ये जो मुझे समझ आया है, आम तासुर ये लिया गया है कि मई 9 में जो लोग मुलव्वस थे उनमें से 102 की ट्रायल हो रही है। ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल के है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स हैं। मिलिट्री कोर्ट्स किस जुरिस्डिक्शन में बने थे, आर्मी एक्ट के तहत बने थे, किस मकसद के लिए बने थे, वो उसकी तशरीह जो है कि क्या मई 9 के वाक़यात में आप मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं, नहीं, ये जाके तशरीह सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कल बड़ी वजाहत से बताया है। उन्होंने कहा कि 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स और फिर रिटायर्ड अफसरान, उनकी फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट, उनकी वाइफ, किसी की बहू, किसी के दामाद, तफसील के साथ सारा कुछ उन्होंने बताया। इनके ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यानी जो विद इन आर्मी जो एक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। तो अदालतें भी कोई मिलिट्री कोर्ट्स पहली दफ़ा ट्रायल नहीं करने जा रही किसी को। तो बड़ी वजाहत के साथ जब वो बताते हैं तो गालिबन उससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि अगर इंटरनल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस इतना एक्सपेडाइट हो रहा है और इतने हाई लेवल पर हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो उनके एडर्स एंड अबेटर्स हैं और कंस्पिरेटर्स हैं वो तो फिर इसके अंदर ही आएंगे। नहीं, ये भी मिस इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि जो बात मुझे समझ आई है, जो 17 लोगों की बात, 15 या 17 हैं मेरे ख्याल में, अफसरान हैं, उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया, वो ट्रायल नहीं हुआ। 17 के खिलाफ? जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो मुझे समझ आई है। लेकिन ऑब्वियसली वो नेग्लिजेंस के ऊपर तो एक एक्शन होना है ना। जो भी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। ये इख्तियार फौज में हासिल है, चीफ को हासिल है, वो किसी अफसर के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके उनको रिटायर कर सकता है। उनको कोई सज़ा नहीं हुई, सज़ा इस हद तक हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया है, उनको कोई जेल की सज़ा नहीं हुई, कोई और ऐसी सज़ा नहीं हुई। नेग्लिजेंस समझ लें, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी समझ लें, जो भी, मुझे उसके मैंने डिटेल्स नहीं देखी, वो ये बात है, उसमें कोई ट्रायल नहीं हुआ। ये ज़रा इसमें फ़र्क है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो PTI को अगर किसी किस्म की सियासी स्पेस मिलती है, जो मीटिंग्स भी हो रही हैं दुबई के अंदर, ऐसी कोई बातचीत हो रही है और अगर हो रही है तो आप उसकी हिमायत करते हैं? PTI सियासी स्पेस, PTI एक सियासी जमात है, खुद हासिल करनी है। हर सियासी जमात अपनी स्पेस हासिल करती है। अब इलेक्शन का माहौल है, सारे इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें जिसको वोट अवाम ने दे दिया वो इलेक्ट हो जाएगा। खान साहब भी लड़ेंगे इसमें मैं किसी को सियासी स्पेस नहीं दे सकता। अगर खान साहब आज अहल हैं तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के भी अहल हैं। तो आप तो कोई नहीं हुई ना। तो आप जो है वो क्योंकि 2 तासुर मिले ना, हमें एक ये मिला कि ये इनको सियासी कुव्वत ही नहीं समझा जा रहा। आपकी पार्टी की तरफ से ये इंप्रेशन रहा है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की है कि वो कहते हैं कि डायलॉग, सबके साथ डायलॉग करो। देखिए, मैं तो फ्रीक हूँ, मैं सियासी को समझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो हर आदमी जो इलेक्शन लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। तो अगर PTI भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, यकीनन वो अपनी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ समझते होंगे जिसके तहत हिस्सा लेगी। सर, ये जो नाअहली की मुद्दत 5 साल हो गई है, जो कानून पास हुआ है, ज़ाहिर इससे मियाँ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, दोनों को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। अगर इस तरमीम को पर्सन स्पेसिफिक करार देकर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों? देखिए, स्ट्रेटजी की बात नहीं है, ये किसी स्ट्रेटजी के लिए नहीं बना, ये एक नाइंसाफ़ी को दूर किया गया है। और सिर्फ आज के लिए नहीं, जिनके साथ पहले हुआ है, जो इसके बाद भी हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा कि आप ताहियात नाअहल करने की गुंजाइश किसी आइन, किसी कानून में नहीं है।
नाअहल करना ही ये अमल बड़ा डिफ़िकल्ट अमल है। जब आप ये 62-63 के तहत करते हैं ना कि मेरी आज हालत ये है कि अगर मैं असासों में लिखना कुछ भूल गया हूँ तो मुझे 62-63 करके अब ताहयात नाअहल कर देंगे। मुझसे एक क्लरिकल मिस्टेक होगी। मियाँ नवाज शरीफ की क्या गलती थी कि 8 साल पहले उन्होंने एक तनख्वाह नहीं ली थी, उसको वो भूल भी गए होंगे, पता भी नहीं हो, याद होगा कि ये भी आपने कहा नहीं वो आपका एसेट था। इसको बहुत ही ज़्यादा अगर आप इंटरप्रेट करते आप कहते हैं ये टेक्निकल मिस्टेक है, ओवरसाइट है, बात ख़त्म हो गई। आपने कहा नहीं, ये आपने 62-63 आप पे लग गया, आप अमीन और सादिक ही नहीं रहे और ताहयात नाअहल हो गए। अमीन और सादिक डिक्लेयर करना ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। वो अपने आप को भी अमीन और सादिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, उन्होंने ये ज़िम्मा अपने लिया है। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है, इसने इमरान खान को अमीन और सादिक का सर्टिफिकेट दिया। हम अजीब अजीब काम करते रहे हैं ना। अमीन और सादिक मुझे बता दें क्या डेफिनेशन है अमीन और सादिक की? सर आपके खिलाफ जो मुकदमा है उसका भी फैसला महफूज हो गया है? नहीं, वो मुकदमा चला ही नहीं है। 6 विटनेस आए हैं, 6 से सब ने कहा कि ये केस ही नहीं है। जो रेफरेंस हुकूमती विटनेस रेफरेंस पे मैंने ये कहा, मेरा ओपिनियन पहले दिन से आज भी मेरा मौक़िफ़ अदालत में ये है कि केस चलाएं, इसका फैसला करें। क्यों नहीं करते हैं? 4 साल हो गए, आपने किताबों के थद्दे भरे हुए हैं, क्यों नहीं आते अदालत में बात करें ना आके। और मैंने कहा टीवी कैमरे लगाए, आवाम को दिखाएं कौन सा केस बना हुआ है। लेकिन जो दूसरे लोग उस केस में थे, 13-15 लोग हैं, वो गए कि जनाब अब अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं रही जो अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो आपको नए कानून का फ़ायदा मिलेगा इसमें? फ़ायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, क्योंकि अब तो वो आप उस जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आ रहे ना। नैब के में नहीं आया ना, क्योंकि उसमें कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं था, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी थी। तो मैंने ये हमेशा पूछा कि मैंने कौन सी अथॉरिटी थी मेरी जो अब मैंने मिस यूज़ की है। मैंने पूछा बार बार नैब से, यार बता दे मिनिस्टर की अथॉरिटी होती क्या है? मैं तो वजीर था, मुझे बता दे मेरे पास क्या अथॉरिटी है। टेंडर एक कंपनी कर रही है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मानता हूं कि हमने वो किया है, हमने करवाया है। 248 की इम्यूनिटी नहीं होती आप लोगों को? जी, आर्टिकल 248 की इम्यूनिटी नहीं होती? यहाँ कोई वो बाद में इम्यूनिटी देखी जाती है। हाँ। यहाँ कोई नहीं देखता। यहाँ आपको पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर तफ्तीश होती है, फिर केस बनते हैं। आप पड़े वो जेलों में, 4 साल से केस चल रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। वो मैं किसी जगह पर हम बैठे हुए थे तो ये डिस्कशन चल रही थी, तो एक साहब ने कहा कि एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी और वो ये बात होने लगी कि जी आप देखें, अगर आपने किसी को करना है तो आप किसी के असासे देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो करप्शन की है नहीं की। तो मैंने उनसे यही बात की, मैंने उनसे कहा इस मुल्क में नैब का एक मिस यूज़ ऑफ पावर का कानून एग्जिस्ट करता है। अगर आपके सारे असासे भी ठीक हो, सारे मामलात भी ठीक हो, तो डिसीजन मेकिंग के वक्त आपको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के नाम पे जो है वो ले जाया जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल असासे सारे देख लें। मैं तो सबसे ज़्यादा इस बात का कायल हूँ, असासों को मत देखें। असासे आपको विरासत में भी मिलते हैं, असासे मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं और हर असासे की आप सोर्स नहीं बता सकते इनकम की। कोई शख्स भी शायद पाकिस्तान में ना बता सके। पूछें ये कि आपके जो खर्चात हैं वो कहाँ से पूरे होते हैं, ये सवाल है। ये नैब कभी नहीं करता। नैब कभी ये नहीं पूछता कि इनकम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। उन्होंने नैब का काम कोई अकाउंटेबिलिटी तो करना नहीं है ना, उनका काम तो सियासत करना है। आपने सियासत, आपने लोगों को पकड़ना है, आपने लोगों को जेलों में डालना है, आप नैब को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अदालती मामलात में जो समाअत हुई है उस पर बात करेंगे। हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं। हसनात साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, समाअत भी गैर मुअय्यन मुद्दत तक अब हम देख रहे हैं मुलतवी हो गई है, जबकि कहा जा रहा था आज कोई नतीजा निकल आएगा, क्या हुकूमती स्ट्रेटजी काम कर गई? देखें, मेरा ख्याल है कि स्टे तो नहीं, लेकिन अटार्नी जनरल की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिटन आर्डर में जो है वो रिकॉर्ड कर ली है। उसमें यह है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है मामला, ट्रायल अगर स्टार्ट होगा तो वो अटार्नी जनरल चीफ जस्टिस को बताएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रायल के भी कई स्टेजेस होते हैं,
तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन है और वो ही काम उनकी अटॉर्नी जनरल ने जब अश्योरेंस दे दी तो ज़रूरत नहीं थी स्टे देने की। और यही जो वकील थे पटिशनर के, उन्होंने भी ये कहा कि अटॉर्नी जनरल की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लें, और वो कर ली गई है। मामला अब जो है वो मेरा ख्याल है कि फैमिली आप कह रहे हैं इसलिए जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पर है मामला। तो देखिए स्टे किस चीज़ का, जब इन्वेस्टिगेशन में खुद हुकूमत कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन है, अभी ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ। फैमिलीज के साथ मुलाकात का कहा गया तो वो आज उनका कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा 102 लोगों का, फिर उनके साथ वीकली बेस पे फैमिली के लोगों के साथ मुलाकातें भी उनकी हो जाएंगी। और भी उनको कहा गया कि उनकी फूड का और जो कि जी उनको और भी जो उनको बुक फराम की जाए, तो फूड का अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि जो सिविलियन कस्टडी से अच्छा फूड उनको मिल रहा है उन लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी कि उनको अच्छे तरीके से वहाँ रखा जाए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो एक प्री ट्रायल से पहले जो एक अक्यूज को मिलती हैं वो मिले। क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके एनालिसिस उसके असरात कमरा अदालत पे नजर आया आपको? बिल्कुल उसका इफेक्ट तो होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है असल वजह वो है। आज भी आपने देखा कि जैसे याहिया अफरीदी ने एक अपना नोट जारी किया और उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट बनाया जाए इन हालात में जब इलेक्शन करीब हैं और एक जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। कमिश्नर ने भी कहा फुल कोर्ट बनाएं, जज भी अब एक ऑनरेबल कह चुके हैं बनाएं, 2 ऑनरेबल जज अलहदा भी कर चुके खुद को, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑब्जेक्शन करके जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट अभी जारी नहीं हुआ, उन्होंने भी यही कहा है, बल्कि उनकी रिजर्वेशन थी कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया। ये बात है, लेकिन उन पर तो खुद ऑब्जेक्शन कर दिया गया ना, उससे पहले उन्होंने ये बात की थी, अपने आर्डर में कहा था। ठीक है, वो आर्डर अभी जारी नहीं हुआ जिसमें 9 जजेस ने, फिर 2 जजेस ने इनकार कर लिया, तो फिर 7 रुकनी बेंच बना। तो जो 9 से 7 हुए, जो मामला फुल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच था, वो आर्डर अभी जारी नहीं हुआ और उसका वेट है अभी तक। तो जुडिशल पॉलिटिक्स ने सुप्रीम कोर्ट को बड़ा कि कमज़ोर किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी चॉइसेस कम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी लोग यही कह रहे हैं कि आप बेहतर है इस मामले को लंबा करें और अगले चीफ जस्टिस तक छोड़ दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो यही करेंगे तो उनकी जो सपोर्ट है, ख़ासकर लाहौर में जो वकला प्रो PTI वकला है, वो इस पर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। कोई ना कोई उनको ऑर्डर तो पास करना होगा। आज इस हद तक उन्होंने रिलीफ ले लिया अटॉर्नी जनरल के एश्योरेंस से कि जी उनकी मुलाकातें होंगी उन लोगों की, और फिर उसके बाद उनको ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, और जर्नलिस्ट के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आप कह रहे हैं भी वो ज़ाहिर है उनका वो ऑर्डर डिटेल से नहीं आया, उनका रिक्वेजल भी सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी जो इश्यूज हैं उसकी रिफ्लेक्शन करता है। देखिए, एक तो वो बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका एक असूली बात भी जो उन्होंने की वो ये है कि अगर फैमिली कोई आदमी जिसका केस है, तो अगर पब्लिक में ये परसेप्शन जा रही है कि उनका कि जी इससे उनका पब्लिक का कॉन्फिडेंस शटर हो रहा है, तो उसमें बेंच में उस जज को नहीं हिस्सा होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास भी एक केस है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से, और उन पर इतराज़ लगा था कि जी आपकी सास साहिबा की ऑडियो का मामला है, ऑडियो कमीशन बना है, तो आप भी रिक्यूज़ करें। तो अब क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह रिक्यूज़ करेंगे, या वो कहेंगे कि नहीं मैं ये है कि ऑब्जेक्शन गलत है और मैं जो है केस सुनूंगा। लेकिन जजेस का अपना अपना मिजाज होता है। मौजूदा चीफ इन ऑब्जेक्शन से, रिक्यूजल से प्रेशर पड़ेगा कोर्ट के? देखिए, वो ऑलरेडी ये है, और अब तो खुल के जजेस एक दूसरे के हवाले से बात करते हैं। जैसे जस्टिस काजी फैसा ने जो नोट जारी किया और उन्होंने शिकवा किया कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट जो चलाई है वो अपने जो है वो चुनिंदा एहलकारों के ज़रिए चलाई। मुशावरत बीइंग ए सीनियर पुलिस जज, मुझसे कोई किसी मामले में मुशावरत नहीं की। माजी में गो के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुशावरत भी करते थे, हाई प्रोफाइल केसेस में बेंचेस कैसा बनाते थे। मुझे इस मामले में नहीं किया गया, ना मेरे साथ, ना जस्टिस सरदार तारिक के साथ। ये आज की समाज में जो केसेस की मिलिट्री कोर्ट में मुंतकली और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट? देखिए, समाज में सवालात तो उठ रहे हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट वीक है, और ये जजेस जो अब सुप्रीम कोर्ट वीक हो गई है। और इस किस्म का 2 मामला है। एक है वायरिस कि जी वो कानून ही गलत है, सिविलियन का ट्रायल, उस तरफ सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी प्रोसीजर में जो फ्लाज हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वो नहीं हुआ। जिस तरह
ATC की जज से कस्टडी ली गई, कमांडिंग ऑफिसर ने दरख्वास्त दी, उसमें मटेरियल नहीं लगाया गया, एविडेंस क्या थे। फिर उसके बाद ATC की जज ने स्पीकिंग आर्डर पास नहीं किया। फिर उसके बाद में भी ये भी कहा जाए कि उस आर्डर के ख़िलाफ़ अपील भी हो सकती है, तो अपील का स्कोप बड़ा किया जाए। तो ये बातें वहाँ हो रही हैं, ये सोच का फ़र्क है। मेरा ख्याल है ये जो जजेस इस वक्त बेंच का हिस्सा हैं, इनमें से 6, ये इनका मिजाज वो नहीं है कि ये कोई बड़ा जैसे कहें कि किसी कानून को ही कलअदम करार दें। ये जो है आपके ख्याल में मिलिट्री ट्रायल की आईनी हैसियत पर फैसला देने से ज़्यादा फोकस, मतलब ज़ाहिर डिसीजन तो होना है, इन ट्रायल्स की शफाफियत पर होगा? बिल्कुल। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का भी यही कहना है कि जी हम वायरस की तरफ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी कि अगर हम उनको देखना शुरू करें। हमारा फोकस जो है वो सिर्फ होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो और इंसाफ के तकाजे पूरे हों, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस। और मेरा ख्याल है वो हुकूमत भी ये चाह रही है। एक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो है इस वक्त आपने देखा कि PTI के लोग भी इंटरनेशनल फोरम पे रजू इंटरनेशनल राइट ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा रहा है कि जी ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रायल के जो तकाजे हैं, जो ड्यू प्रोसेस, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो। तो क्या इस प्रोसेस के नतीजे में हम ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये दुरुस्त है ये अंडरस्टैंडिंग के सेफ गार्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं बिल्कुल, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के? फिल्टर लगाए जा रहे हैं, सेफ गार्ड, ताकि जो प्रोसेस है, जिस तरह एक क्रिमिनल केसेस आम ऑर्डिनरी केसेस में चलते हैं, ये ना हो कि समरी ट्रायल हो। जिस तरह आज भी चीफ अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि समरी ट्रायल नहीं होगा, इसके प्रोसेस हैं, जो अक्यूज़ है वो अपनी मर्ज़ी का वकील भी कर सकता है। अब इसको मज़ीद देखना होगा कि कुछ तो आर्मी एक्ट में जो रूल्स बने हैं उनमें भी कुछ चीज़ें हैं जो होंगी। तो क्या ये ट्रायल इसमें सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि पब्लिक हो, कुछ मीडिया ओपन ट्रायल हो, कुछ मीडिया पर्सन भी अलाउ हो जाए कि वो देखें, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन लग ये रहा है कि इस किस्म के केसेस जब मिलिट्री कोर्ट में चलते हैं, कन्फेशन स्टेटमेंट होती हैं। जब कन्फेशन स्टेटमेंट होंगी तो उसके बाद तो जो है वो चीज़ें ज़रा और बट इन सज़ाओं को तो बाद में चैलेंज भी किया जा सकता था ना, फोरम्स थे। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें इंश्योर कराने के पीछे ज़्यादा मकसद क्या है? देखें, एक तो है कि सिविलियन का ट्रायल जो है ये मामला है, इस बात में दूसरी परसेप्शन ये है कि यही सिविलियन के मामला छोटे सूबों से आते हैं। पेशावर में 196 कन्विक्ट की जो कन्विक्शन थी वो वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कलअदम की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, फाइनल डिसीजन नहीं आया। इंटरनमेंट सेंटर में जो कैदी थे 1000 के करीब, जो मिलिटेंट मुंबई न थे, उनका उन्होंने कहा जी जिस तरह रखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फाटा और पाटा जो KP का हिस्सा बने, तो इंटरनमेंट सेंटर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो मैटर वो 3 साल से पेंडिंग है। अगर छोटे सूबों में ये मसला हो तो बिल्कुल लेटर एंड स्प्रिट में जाता है, लेकिन अगर बड़े सूबे में या बड़े शहर के अंदर हो जाए तो उसके लिए जो है वो इफ्स एंड बट्स बहुत सारे आ जाते हैं। जो है वो एक परसेप्शन है स्ट्रांग कि जी अगर मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान के हैं तो वहाँ उस तरह सुप्रीम कोर्ट विजिलेंट नहीं है। इसी तरह KP के मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई ऐसी उस तरह की कोई प्रोसीडिंग 2-3 साल में नहीं हुई। लेकिन जब लाहौर की बात आती है, पंजाब के एक्यूज़ की बारी आती है, तो आज बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था कि जी उनके साथ मुलाकातें भी कराई जाएँ, उनके साथ उनको बुक्स भी फराहम की जाएँ, उनको खाना भी अच्छा दिया जाए, तो ये वो चीज़ें कंटेक्ट इस्टेब्लिश कराए जाएँ। तो ये एक चीज़ है जो है वो एक चीज़ नज़र आ रही है। राइट, थैंक यू सो मच हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। बड़ी वजाहत के साथ बता रहे थे कि आज की जो हेयरिंग हुई है ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मसाइल हैं और नतीजा ज़ाहिर फैसला आना है, फैसले से पता चलना है कि क्या होना है। और इस बड़ा अहम मसला है, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि बिकॉज अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से भी जो है वो ये प्रोसेस जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।